हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास 12th लास्ट चैप्टर से मैं शुरू कर रही हूँ। आपका लास्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। तो लास्ट चैप्टर से मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है इसमें और आप लोगों को ईज़िली ये समझ में भी आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसी चैप्टर से शुरू करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा कंसंट्रेट करिए और जो जो नोट्स मैंने लिखे हैं आप भी इनको कॉपी करेंगे और अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो दैनिक जीवन में रसायन बेटा, पूरा दैनिक जीवन या पूरा जीवन ही हमारा रसायनों से किसी न किसी प्रकार हम उनको यूज़ करते रहते हैं और हमारे डेली लाइफ में हम किसी न किसी ऐसी चीज़ से ज़रूर हमें ज़रूरत होती है जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी होती है और हमें उसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आती है वो आपका है ड्रग्स, जिसको कि हिंदी में हम औषधि कहते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे औषधि की डेफिनेशन लिख के। तो आप लोग भी लिखेंगे, मैंने नोट करी हुई है, आप लोग इसको कॉपी में नोट करें। औषधि वह रासायनिक पदार्थ है जो रोगों की पहचान, रोकथाम तथा इलाज में प्रयोग किया जा सकता है, औषधि कहलाती है। इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है कि विभिन्न औषधियाँ जो होती हैं वो रोगों के पहचान में भी काम आती हैं, उनकी रोकथाम में भी काम आती हैं और इलाज में भी प्रयोग की जा सकती हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन है औषधि की। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके जो हैं छोटी छोटी टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं, क्योंकि इस चैप्टर से मोस्टली 4 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 2-2 मार्क्स के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं इनको आप अच्छे से नोट करें। अब औषधि तो एक बड़ा फील्ड है, काफ़ी वास्ट एरिया है औषधि का, लेकिन इसके अंदर जो आपके सिलेबस में है उनमें से सबसे पहली है प्रति अम्ल या एंटासिड्स। आप देख पा रहे होंगे मैंने कॉपी में डाला है प्रति अम्ल या एंटासिड्स। क्या होते हैं ये? पहले तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पेट में अम्ल की अधिकता का निराकरण करते हैं तथा आमाशय में पीएच मान को उचित स्तर तक बनाए रखते हैं, प्रति अम्ल कहलाते हैं। बेटा, प्रति अम्ल जो है वो पेट में जब हमारी एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा मसालेदार भोजन खाने से, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारी बॉडी में खाने को पचाने के लिए गैस्ट्रिक जूसेस और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा होती है, और कभी कभी ज़्यादा मसालेदार भोजन करने पे ये ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाते हैं। तो उन्हीं के अगेंस्ट, उन्हीं को कम करने के लिए, उस एसिडिटी को कम करने के लिए हमें प्रति अम्ल की ज़रूरत होती है। और ऐसे उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं: ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल तथा रैनेटिडिन। इनमें से मैंने, क्योंकि कभी कभी इनमें जो है एक तो सिंपल एग्जाम्पल तो आते ही हैं और कभी ये इसकी संरचना भी पूछ लेते हैं, तो मैंने संरचना भी लिखी है, आप भी नोट करेंगे। CH3 का होल ट्वाइस N है, और आपको पता है कि ये जो है ना ये कार्बन चेन है। ये यहाँ पे जो पॉइंटेड एरिया है इसको कहते हैं, ये CH2 होता है। किनारे जो होते हैं, अगर यहाँ पे ये N CH3 का होल ट्वाइस नहीं होता तो ये हम CH3 मानते इसको। लेकिन यहाँ पे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये जो श्रृंखला है इसमें ये जो बीच का पोर्शन होता है, किनारे पे आपका N CH3 का होल ट्वाइस है, देन इट्स CH2, और यही फिर आपका जो है आगे एक क्लोज्ड 5 कार्बन रिंग है ये, और फिर इसी से सल्फर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे फिर NH, ये पूरी ये CH2 है। ये जो आपके खाली जो जगह है ये CH2 है, ये भी CH2 है, और जहाँ ये CH होगा फिर इस पे NH भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे फिर C, यहाँ से डबल बॉन्ड CH NO2 और NH CH3। तो ये रैनेटिडिन की संरचना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे तो इसको आप याद कर लेंगे। और कभी कभी पूछा जाता है ये कि किसी एक प्रति अम्ल की जो है संरचना आप लिखिए। इसके बाद आता है प्रतिहिस्टामिन।
अब प्रतिहिस्टामिन क्या होते हैं? बेटा हिस्टामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में उत्पन्न होते हैं हिस्टामिन, और वो जैसे एलर्जी है, किसी भी चीज़ से एलर्जी है, वो उसके अगेंस्ट ये निकलते हैं। तो डेफिनेशन मैंने लिखी है, वे ड्रग्स जो हिस्टामिन के एलर्जी परिणामों के विरुद्ध उपयोग में लाई जाती हैं प्रतिहिस्टामिन्स कहलाती हैं। ये तो प्रतिहिस्टामिन्स की डेफिनेशन है कि हमारी बॉडी में हिस्टामिन नामक पदार्थ उत्पन्न होता है, वो एक एलर्जी के फॉर्म में बाहर निकलता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारी बॉडी में जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जो हमारे शरीर पे सूट नहीं हो पाती हैं, हमको सूट नहीं हो पाती हैं, तो हमारी बॉडी उनके विरुद्ध हिस्टामिन नाम का पदार्थ पैदा करती हैं। और हिस्टामिन के अगेंस्ट जो हम दवाई लेते हैं उसको हम कहते हैं प्रतिहिस्टामिन। तो लिखा है मैंने, वे ड्रग्स जो हिस्टामिन के एलर्जी परिणामों के विरुद्ध उपयोग में लाई जाती हैं उन्हें प्रतिहिस्टामिन्स कहते हैं। अब हिस्टामिन क्या है ये भी मैंने लिखा है। हिस्टामिन एक प्रबल वाहिका विस्फारक है जो श्वास नली तथा आहार नली की लचीली पेशियों में संकुचन उत्पन्न करती हैं तथा रक्तवाहिनी नलिकाओं की दीवारों में उपस्थित पेशियों को विस्तृत करती हैं। यानी हमारी जो वाहिकाएं होती हैं, हमारी जो नलिकाएं होती हैं, उनमें ये जो है संकुचन उत्पन्न करता है। और संकुचन इसके ये जो है हमारी श्वास नली है या आपकी जो है रक्तवाहिनी जो नलिकाएं हैं उनमें संकुचन, वो नली होती हैं और वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी ना हो पाए और ज़्यादा जो है एक्सपेंड भी ना हो पाए, तो इस प्रकार का संकुचन जो है उनमें उत्पन्न करती हैं। जैसे आपका नाक बंद हो जाता है या गले में खराश होता है, ये क्यों होता है? ये हिस्टामिन जब निकलता है तो हिस्टामिन बनने के कारण जो है ये हमारे गले में अवरुद्ध और नाक की जो नलिकाएं होती हैं, जो श्वास नली होती हैं हमारी, उनमें थोड़ा अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना हो हमें, यानी गले में खराश ना हो, नाक में आपकी नाक बंद ना हो, इसके अगेंस्ट जो हम दवाइयाँ लेते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्रतिहिस्टामिन। इसका कुछ एग्जाम्पल जो हैं, इसके एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल मैंने दिया है, साफ साफ अक्षरों में आप भी लिखिएगा। इसमें ब्रोमफेनिरामिन तथा टरफेनाडिन, और इसके अलावा जो है डाइफिनाइल हाइड्रामीन, प्रोमेथेजिन, ये एग्जाम्पल हैं इसके। तो सारे आपको तो याद नहीं करने हैं, एक लेकिन ज़रूर आप विद स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिखा है डाइफिनाइल हाइड्रामीन का। तो यहाँ पे बेटा ये बेंजीन की जो 2 रिंग्स हैं, ये बेंजीन की 2 रिंग्स जुड़ी हुई हैं आपके कार्बन से। इसी कार्बन पे H भी जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो 2 यहाँ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हैं, एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन, और आगे इसके CH2 देन सिंगल बॉन्ड N, और N पे आपके 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका नाम है डाइफिनाइल हाइड्रामीन। ये एक प्रतिहिस्टामिन का एग्जाम्पल है। तो एक भी आप याद कर लेंगे तो आपका काम इससे जो है चल जाएगा। इसके बाद जो हमारी तीसरे नंबर पे जो औषधि आती है वो है प्रशांतक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्यूलाइजर्स। क्या होते हैं ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो मानसिक दबाव या अन्य मानसिक बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रशांतक कहलाते हैं। यानी आपके मोस्टली डिप्रेशन के अगेंस्ट जो दवाइयाँ ली जाती हैं, मानसिक दबाव या फिर मेंटली डिस्टर्ब अगर हम हैं, उसके अगेंस्ट जो दवाई ली जाती है उन्हीं को प्रशांतक या ट्रांसक्यूलाइजर्स कहते हैं। बहुत टफ ये नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि प्रशांतक जो होते हैं वो हमारे मानसिक दबाव और मानसिक बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आइप्रोनियाजिड, फेनेलजाइन जिसको हम नॉर्डिल भी कहते हैं, वेरोनल, ल्यूमिनल, ये 2-4 एग्जाम्पल हैं इसके, जिनको आप भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। और स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिया गया है मैंने लिखा जो है वो फेनेलजाइन का लिखा है, जैसे नॉर्डिल भी कहते हैं। बेंजीन की रिंग है, देन बेंजीन की रिंग से फिर आपका जो है ये जो है यहाँ से आपकी CH2 जुड़ा है, यहाँ पे बॉन्ड बना के CH2,
देन यहाँ बॉन्ड बना के इधर भी CH2 और यहाँ NH2, यानी ये जो ये है बेटा, ये दिख रहा है, ये बॉन्ड है, दिस इज सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे ये जो है, मैं पहले भी कहा है, ये टिप जो होती है ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये सिंगल बॉन्ड, देन CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, NH2, नाम इसका है फेनल्जाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपकी औषधि है वो जिस कैटेगरी में है उसको हम कहते हैं पीड़ाहारी। पीड़ाहारी क्या होती हैं? पीड़ाहारी औषधियों को मोस्टली, पीड़ाहारी यानी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पीड़ा जिनसे कम हो जाती है या जो पीड़ा को हरने वाली होती हैं, इनको मोस्टली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो 2 पार्ट्स? इसमें जो फर्स्ट है वो है असंवेदन लत रहित पीड़ाहारी। अ का मतलब होता है नहीं, संवेदन का मतलब जो हमारी संवेदना, जो हमारे सेंस है, सेंस, उस पे कोई प्रभाव नहीं डालती हैं और ये लत रहित होती हैं, यानी इनकी हमें आदत नहीं होती है। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वे रासायनिक यौगिक जिनका प्रयोग दर्द निवारण के लिए किया जाता है तथा जो तंत्रिका तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम यानी जो हमारा सीधे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, पर किसी भी प्रभाव का दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं, असंवेदन पीड़ाहारी कहलाते हैं। यानी ये वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारे पीड़ा को तो कम करती हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार से हमारे नर्वस सिस्टम पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालती हैं। कॉमनली इनमें कौन कौन सी आती हैं? एस्प्रिन आती है, पैरासीटामोल आती हैं, आइबुप्रोफिन आती हैं। ये वो नाम है बच्चों जो आपने अपने दैनिक जीवन में सुने होंगे। इन दवाइयों से आपका काफ़ी लेना देना है। एस्प्रिन का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिखा है। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है एस्प्रिन का, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है OCOCH3 और सेकंड नंबर पे है COOH। 2 समूह यहाँ पे जुड़े हुए हैं। रासायनिक नाम इसका है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, लेकिन फिलहाल आप इसे सामान्य नाम से ही लिखिए एस्प्रिन। और सेकंड एक पैरासीटामोल भी है, पैरासीटामोल बेंजीन रिंग पे OH जुड़ा हुआ है और 4th पोजीशन पे NHCOCH3 जुड़ा हुआ है। अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जितनी भी दवाइयाँ हैं इनमें बेंजीन एंड बेंजीन के टाइप्स, जो बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ये इनका मुख्य घटक है। यानी अभी तक जितने भी हमने सूत्र देखे तो उनमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो बेंजीन की रिंग है, ये ज़रूर बेंजीन की रिंग और उसी के जो व्युत्पन्न है दवाइयों में, इस बेंजीन की रिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी मोस्टली ये जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन सारे औषधियों का। उसके बाद आते हैं हम, या मैंने कहा था पीड़ाहारी जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। पीड़ाहारी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक असंवेदन यानी लत रहित पीड़ाहारी होते हैं और दूसरे होते हैं संवेदन मंदक यानी लत युक्त पीड़ाहारी। लत युक्त यानी जिनकी हमें लत पड़ जाती है। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव है यहाँ पे। ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग दर्द निवारण के लिए तो किया जाता है, लेकिन ये संवेदनहीनता, मानसिक भ्रम, निद्रा तथा निश्चेतना उत्पन्न करते हैं। यानी ये हमें किसी प्रकार से ये थोड़ा हमें मेंटली भी डिस्टर्ब करते हैं और इनकी हमें लत हो जाती है। यानी हम जैसे जैसे इनको लेंगे ये हमें जो है आदी बना देंगे, यानी हमको इन चीज़ों की लत पड़ जाती है। जैसे आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये जो सारी चीज़ें, ये जो पदार्थ हैं जिनको एक बार आपने शुरू किया तो आपको जो है इनको और लेने की इच्छा होती है। इन सब में जो मुख्य घटक होते हैं वही आपके जो है इन पीड़ाहारियों में, लत युक्त पीड़ाहारी के वो भी, लत युक्त पीड़ाहारी में वो चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो इसके उदाहरण हैं मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन आदि। ये जो लत युक्त आपके पीड़ाहारी हैं, इनको अगर आप अधिक मात्रा में लेंगे तो ये, इनसे जो है अधिक मात्रा में सेवन करने से मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी की औषधि है वो आती है आपकी प्रतिसूक्ष्म जैविक यानी एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी अगेंस्ट यानी विपरीत, माइक्रोबियल्स छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होती हैं ये?
वे रसायन जिनका प्रयोग सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि के द्वारा उत्पन्न रोगों के निवारण के लिए किया जाता है, प्रतिसूक्ष्म जैविक कहलाते हैं। यानी ये वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के विपरीत, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमें हमारे शरीर में रोगों का जिन सूक्ष्म जीवों के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट हम जिन दवाइयों को लेते हैं उनको हम प्रतिसूक्ष्म जैविक या फिर एंटीमाइक्रोबियल्स कहते हैं। अब इसमें भी कुछ कैटेगरियां हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। तो फर्स्ट आप लिखेंगे प्रतिजैविक। पहले आपने हेडिंग लिखी थी प्रतिसूक्ष्म जैविक, देन इट्स प्रतिजैविक। क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा मानव में संक्रमण उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को अवरोधित करते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं। बेटा, प्रतिजैविक का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों के विपरीत आप जिस दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, और खास बात इसमें ये होती है कि ये जो दवाई होती है ये बनी भी सूक्ष्म जीवों से होती है और इसको सूक्ष्म जीवों के अगेंस्ट ही प्रयोग में लाया जाता है। तो डेफिनेशन आप लिख लेंगे कि ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं और मानव में संक्रमण उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को अवरोधित करते हैं या फिर उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसमें उदाहरण है साल्वर्सन, प्रोंटोसिल, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप जो है 2-4 बस याद रख लीजिए, आपके लिए इतना काफ़ी है। फिर सूक्ष्म जीवों की पूर्ण परास जिस पर एंटीबायोटिक आक्रमण करता है स्पेक्ट्रम कहलाती है। अब ये सूक्ष्म जीवों की बहुत बड़ी वैरायटी होती है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र इनका होता है। तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जो सिर्फ एक आपके जो है एक रोग के लिए ही नहीं लिए जाते हैं, एक रोग को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे रोगों के उपचार में प्रयोग होते हैं। दोबारा मैं कह रही हूं कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जो सिर्फ एक ही रोग के उपचार के लिए प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, बल्कि बहुत सारे रोगों के उपचार में प्रयोग लाए जाते हैं। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो एक से ज़्यादा रोगों को नष्ट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कभी पूछा जा सकता है तो आप लिखेंगे कि एंटीबायोटिक्स जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों के लिए प्रभावी हैं, उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब श्रेणी, श्रृंखला भी बोल सकते हैं इसको, और ब्रॉड का मतलब होता है बहुत सारे, यानी बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के, या हम कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे रोगों के उपचार में यूज होते हैं, उनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, और यहाँ पे मैंने जो संरचना बनाई है ये क्लोरामफेनिकॉल की बनाई है, आप लोग देखेंगे इसको और अपनी कॉपी में बनाएंगे। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के लेफ्ट साइड में ये फ्लैट पोजीशन है बेंजीन रिंग की, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ये लेटा हुआ बेंजीन है। बेंजीन के लेफ्ट साइड में NO2 जुड़ा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड पे CH2 और CH2 पे OH जुड़ा है, देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे CH और इसी CH पे सिंगल बॉन्ड करके NHCO CH Cl2 जुड़ा हुआ है, और यहीं CH से सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्लोरामफेनिकॉल जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उसकी संरचना है। इसको थोड़ा याद रखेंगे, बहुत टफ भी ये नहीं है, तो इसको नोट कर लेंगे आप। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट आपकी एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। वैसे पेनिसिलिन जो है पहले डायबिटिक एंटी डायबिटीज के रूप में यूज की जाती थी। तो पेनिसिलिन निमोनिया के भी, ब्रोंकाइटिस, गले के दर्द के लिए भी प्रभावशाली है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में
पेनिसिलिन से एलर्जी भी देखने में आई है और इसलिए इसका उपयोग जो है कम कर दिया गया है, वरना पेनिसिलिन एक कॉमनली यूज होने वाली जो है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थी काफ़ी चीज़ों के। मैंने कहा डायबिटीज़, मैंने लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, डायबिटीज़ के अगेंस्ट भी पेनिसिलिन के इंजेक्शंस दिए जाते थे। निमोनिया में भी इसका यूज़ होता है, ब्रोंकाइटिस और गले में दर्द, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ की जाती थी, लेकिन ये एलर्जी उत्पन्न करती है। सब में नहीं, कुछ कुछ लोगों में ये एलर्जी का भी कारण हुई, इसलिए इसका उपयोग जो है कम कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कैटेगरी की जो औषधियां हैं उनमें आता है आपका सल्फा ड्रग्स। तो सल्फा ड्रग्स को एक आप नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, मैंने कहा अंग्रेजी में औषधि को ड्रग्स ही कहा जाता है। तो सल्फा ड्रग्स जैसे नाम से ही पता चलता है, मतलब सल्फर मौजूद है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सल्फर तो बहुत सारी, जिसको हम हिंदी में गंधक बोलते हैं, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको ठीक करने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है सल्फर की जितनी भी मतलब सल्फर जिनमें इम्पॉर्टेंट घटक होता है, ऐसी दवाइयाँ आपके पिंपल्स के लिए और स्किन और भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती हैं। इनमें इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए सल्फा ड्रग्स जो है सल्फानिलामाइड के व्युत्पन्न होते हैं, यानी इसमें सल्फानिलामाइड का मैंने संरचना दी है। बीच में आप देख पा रहे होंगे फ्लैट पोजीशन में बेंजीन रिंग दिखा रखी है और इसके लेफ्ट साइड में NH2 जुड़ा हुआ है और राइट साइड में SO2 NH2 लिखा है मैंने। ये इसको हम कंबाइनली बोलते हैं सल्फानिलामाइड। और जितने भी सल्फा ड्रग्स होते हैं उनका जो बेस होता है, यानी उसमें जो मुख्य घटक होता है वो यही होता है। ये ड्रग्स निमोनिया, साइनस संक्रमण, ब्लड पॉइजनिंग आदि के लिए प्रभावशाली होते हैं। और उदाहरण यहाँ पे है सल्फाडाइजिन, सल्फापायरिडिन, सल्फाथायोजोल आदि। आप देखेंगे कि कभी डॉक्टर ने आपको जो दवा दी होगी फुंसी पे लगाने के लिए या फोड़े फुंसी पे लगाने के लिए, उसमें ज़रा पढ़िएगा तो ये उसका इम्पॉर्टेंट घटक होंगे। यहाँ मैंने सल्फापायरिडिन का सूत्र भी लिखा है, आप देख पा रहे होंगे कि सल्फा एनिलामाइड का सूत्र था, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे लेफ्ट साइड में NH2 है, राइट साइड में SO2 NH2 है। तो सेम देखिए वही सल्फापायरिडिन भी इसी का डेरिवेटिव है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में लेफ्ट साइड NH2 है, राइट साइड में सिंगल बॉन्ड करके SO2 और फिर सिंगल बॉन्ड NH और बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग पे N जुड़ा हुआ है और नाम इसका है सल्फापायरिडिन। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो औषधियाँ हैं बेटा वो हैं आपकी एंटीसेप्टिक और दूसरी संक्रमण रोधी या विसंक्रामी। यानी आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो मैंने लिखी है संक्रमण रोधी या विसंक्रामी, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, लिखा नहीं है मैंने, और दूसरी है एंटीसेप्टिक। तो संक्रमण रोधी क्या होते हैं? संक्रमण रोधी बेटा वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारने में सक्षम होते हैं। संक्रमण रोधी वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारने में सक्षम होते हैं, परंतु जीवित ऊतकों के लिए इनका प्रयोग करना सुरक्षित नहीं होता है। यानी ये सूक्ष्म जीवों को तो मार देंगे, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो होती है या हम कहें कि जो जीवित प्राणी हैं उन पे हम इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जनरली जो संक्रमण रोधी या विसंक्रामी होता है ये फर्श को साफ करने के लिए, नालों को साफ करने के लिए और बहुत सारे जो उपकरण हैं उनकी साफ सफाई में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग ये पूरा लिख लेंगे कि इनका प्रयोग फर्श, नाले तथा विभिन्न उपकरणों की सफाई के लिए किया जाता है। नाउ एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? अच्छा, संक्रमण रोधी या विसंक्रामी जो होते हैं, जैसे फेनाइल का पोछा आप लोग लगाते हैं घरों में, तो वो एक प्रकार का संक्रमण रोधी है फिनाइल। एंटीसेप्टिक्स क्या है? एंटीसेप्टिक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं
और इनका प्रयोग जीवित ऊतकों के लिए सुरक्षित होता है। यानी आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि एंटीसेप्टिक्स और आपके जो संक्रमण रोधी हैं वो एक ही प्रकार की चीज़ें होती हैं, यानी वो सूक्ष्म जीवों को मारती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को थोड़ा कम करती हैं। लेकिन संक्रमण रोधी को आप जो है निर्जीव चीज़ों पे यूज़ करेंगे और एंटीसेप्टिक्स जो होती हैं आपकी उनको आप जीवित चीज़ों पे भी या जीवित प्राणियों पे भी प्रयोग ला सकते हैं। कोई एक विशेष पदार्थ एंटीसेप्टिक्स तथा संक्रमण रोधी दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और आप किसी चीज को यानी संक्रमण रोधी या फिर एंटीसेप्टिक्स किस रूप में यूज कर रहे हैं ये उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है मैंने फिनॉल का 0.2% जो विलियन है, 0.2% विलियन एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है, जबकि इसका 1% विलियन संक्रमण रोधी की तरह कार्य करता है। कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा इसमें। 0.2% इसका एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, फिनॉल का 0.2, ये 2 नहीं है 0.2 है, और 1% विलियन जो है फिनॉल का संक्रमण रोधी की तरह कार्य करता है। यानी आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे, फिनॉल को ज़्यादा मात्रा में लेंगे, इसकी सांद्रता ज़्यादा रखेंगे, 1% रखेंगे तो ये संक्रमण रोधी का कार्य करेगा, और इसकी सांद्रता आप कम कर देंगे यानी 0.2% करेंगे तो ये आपका जो है एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद आयोडीन, एक आपने सुना होगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन भी एक बीटाडीन है और आपके जो है लिक्विड फॉर्म में भी आता है, ये ट्यूब फॉर्म में भी आती है। तो आयोडीन एक प्रबल एंटीसेप्टिक है और इसका उपयोग आयोडीन के टिंक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि आयोडीन का टिंक्चर क्या है। तो आप याद रखेंगे कि पहले तो आयोडीन, फर्स्ट चीज ये है कि आयोडीन का टिंक्चर एक एंटीसेप्टिक है और इसका 2 से 3% जो आयोडीन का टिंक्चर का मतलब है कि 2 से 3% आयोडीन युक्त एल्कोहल व जल का विलयन, यानी आयोडीन का 2 से 3% एल्कोहल और जल में जो विलयन होता है उसे ही टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहा जाता है, जो कि आपका जो है घावों को धोने के लिए, घाव की साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। आइडोफॉर्म, जिसका सूत्र CHI3 है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आयोडोफॉर्म CHI3, ये भी एक अच्छा एंटीसेप्टिक है। इसके बाद बात करें डेटॉल की। डेटॉल तो आप सब लोग जानते हैं, लिक्विड फॉर्म में आता है डेटॉल के ही नाम से। तो डेटॉल एक सर्वविदित एंटीसेप्टिक है। यह क्लोरोजाइलिनॉल, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे क्योंकि ये हमेशा पूछा गया है कि डेटॉल किस चीज का आपका कॉम्बिनेशन है, यानी डेटॉल में क्या क्या है। तो डेटॉल 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल, और क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल को एक उचित विलायक में घोला जाता है तो ये डेटॉल बनाता है। उसके बाद बायोथायोनॉल, बायोथायोनॉल जो है साबुन में एंटीसेप्टिक गुणों के लिए मिलाया जाता है, यानी बायोथायोनॉल जो होता है वो साबुन में मिलाया जाता है और वही साबुन आपको मेडिकेटेड सोप के रूप में मिलता है। तो इसको भी लिख देंगे आप कि बायोथायोनॉल साबुन में एंटीसेप्टिक गुणों के लिए मिलाया जाता है। इसके बाद आता है बोरिक अम्ल, सूत्र होता है H3BO3, मैंने लिखा नहीं है, आप इतना ही लिख लीजिए, काफ़ी है वो। बोरिक अम्ल एक दुर्बल एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। और बेटा बोरिक अम्ल जो होता है इसको गुनगुने पानी में मिलाकर आँखों की सफाई करने से आँखों में जो इन्फेक्शन होता है और आई फ्लू जब आपको हो जाता है तो इसमें काफ़ी जो है काफ़ी राहत आपको मिल सकती है आई फ्लू में बोरिक अम्ल से। इसको गुनगुने पानी में डाल के आँखें साफ करते हैं इससे। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी आपने सुना है, ये भी एक प्रबल एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। तो ये आप कॉपी में लिख लेंगे, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है और ये भी एक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है।
अच्छा, डेटॉल के बारे में मैंने आपको कहा था कि डेटॉल पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डेटॉल जो होता है वो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का मिश्रण होता है। तो यहाँ मैंने क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल की संरचना दे रखी है, आप भी बना देंगे। बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग पे फर्स्ट पोजीशन पे OH, CH3 सेकंड छोड़ के थर्ड पे CH3, फोर्थ पे Cl और फिफ्थ पे CH3 जो है समूह जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट टर्पिनियोल, टर्पिनियोल पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, बेंजीन को आप रिंग नहीं देंगे अंदर, यानी बेंजीन में जो 3 डबल बॉन्ड होते हैं उनमें से सिंगल बॉन्ड सिर्फ यहाँ पे होगा, यानी ये आप साइक्लोहेक्सिन बना के सिंगल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड डालेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे आपके 2 CH3 समूह और OH जो हैं जुड़े हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको जो है आप ज़रूर दोनों की संरचना ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी औषधि है उसमें आती है प्रजनन क्षमता औषधि, जिसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। क्या होते हैं ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग महिलाओं में गर्भ को रोकने के लिए किया जाता है, अर्थात जन्म नियंत्रण के लिए किया जाता है। प्रतिजनन क्षमता औषधि या जनन रोधी ड्रग्स या फिर मौखिक गर्भ निरोधक कहलाते हैं। प्रतिजनन क्षमता वो औषधियां होती हैं जो महिलाओं में गर्भ को रोकने के लिए ओरली ली जाती हैं, और इनसे जो है आपका फर्टिलिटी टाइम जो होता है, यानी वुमेन्स में जो एक फर्टिलिटी टाइम होता है उसको ये जो है ख़त्म कर देते हैं, या फिर उसमें जो है ये बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके उदाहरण जो हैं वो हैं आपके माइफप्रिस्टोन, नॉरेथिंड्रोन, नोवेस्ट्रॉल। तो ये 2-3 आप जो है थोड़ा सा टफ हैं ये, लेकिन 1-2 तो याद मैंने भी ज़्यादा नहीं लिखवा रखे हैं, 2 आप ज़रूर याद कर लेंगे। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो औषधियाँ होती हैं जो जनरली औरतें लेती हैं ताकि उनको गर्भ ना ठहरे। इसके बाद आता है बेटा भोजन में रासायनिक पदार्थ, यानी भोजन में आप किन रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। मार्केट से बहुत सारे आपकी जो नमकीन्स हैं, बिस्किट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, इन सब में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जो आपके रसायन यूज़ किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमारे भोज्य पदार्थों में बहुत से रासायनिक पदार्थों का प्रयोग यौगजों के रूप में उनके संरक्षण, उनके स्वाद को बढ़ाने या उनकी मांग को बढ़ाने के लिए, उनमें पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो फूड्स होते हैं हमारे, उनमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, कभी उनके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उनकी डिमांड को बढ़ाने के लिए, थोड़ा बहुत उसमें न्यूट्रिशन पावर भी बढ़ाने के लिए कुछ और चीज़ें ऐड की जाती हैं। अब वो चीज़ें क्या होती हैं तो उसको भी आप लिखेंगे। आई होप आपने ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी कि हमारे भोज्य पदार्थों में बहुत से रासायनिक पदार्थों का प्रयोग यौगजों के रूप में उनके संरक्षण, उनके स्वाद को बढ़ाने या उनकी मांग को बढ़ाने के लिए, उनमें पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इन यौगजों में कौन कौन से पदार्थ शामिल है मैं ये आपको बताती हूँ, आप नोट करेंगे। इसमें नंबर 1 पे है प्रतिऑक्सीकारक, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, सुना होगा आप लोगों ने। क्या होते हैं प्रतिऑक्सीकारक? ये वे रसायन होते हैं जो खाद्य पदार्थों पर ऑक्सीजन के प्रभाव को अवरोधित करते हैं तथा इस प्रकार उनके परिरक्षण में सहायता प्रदान करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। बेटा आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी फूड है आपका, जब आप उसको खुले में रखते हैं तो वो वायु से क्रिया करके जो है कुछ टाइम बाद ख़राब होना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे आपके बिस्किट्स एंड नमकीन्स होती हैं, तो जब वो पैक्ड होते हैं अपने लिफाफे में तो वो सही रहते हैं, और उसके बाद जब आप उनको एक बार खोल देंगे और खुला रखेंगे तो वो एक दिन में ही ख़राब हो जाते हैं, यानी उनमें नमी आ जाती है। तो
उनको सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनमें कुछ रसायन मिलाया जाता है। उन्हीं को हम कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक, यानी ये जो है ऑक्सीजन के प्रभाव को कम कर देता है, हम कहेंगे एयर के प्रभाव को कम कर देता है और थोड़ा लंबे समय तक उन्हें सुरक्षित रखता है। साधारणतया ये पदार्थ खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की दर को कम करने में सहायक होते हैं, यानी ये जल्दी से खराब नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल है इसमें ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन मक्खन को खराब होने से लंबे समय तक बचाता है। घर में आप लोगों ने मक्खन बनाया होगा, अगर आप उसे तुरंत फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो एक ही दिन में जो है दुर्गंध देने लगेगा। लेकिन मार्केट का आपने देखा होगा, बटर मक्खन देखा होगा मार्केट का, अमूल का आता है और भी कंपनीज का आता है, तो वो तो काफ़ी लंबे समय से बना हुआ होता है, लेकिन स्वाद में उसकी कोई भी कमी नहीं आती है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन मिलाया जाता है। संरचना यहाँ मैंने दे रखी है इसकी, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग पे फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा है, सेकंड पोजीशन पे CH3 का होल थ्राइज है, यानी यहाँ पे मैथिल ग्रुप 3 टाइम्स, 3 मैथिल ग्रुप हैं यहाँ पे। और थर्ड पोजीशन को छोड़ के फोर्थ पे CH3 है, फिर फिफ्थ को छोड़ के सिक्स्थ पोजीशन पे सेम अगेन वही है, यानी 3C CH3 का होल ट्वाइस, यानी मैथिल समूह 3 बार जुड़े हुए हैं। इसके बाद एक और इसमें आपका प्रतिऑक्सीकारक है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। जैसे आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन था, वैसे ही ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल है। आप जानते हैं कि टॉल्विन जो होता है, बेंजीन रिंग पे जब CH3 समूह जुड़ा हुआ होता है उसको आप टॉल्विन कहते हैं, और बेंजीन रिंग पे जब CH3 के साथ O भी जुड़ा होता है, यानी OCH3 समूह जुड़ा होता है, उसको आप एनिसॉल कहते हैं। तो ये बेंजीन की रिंग है, फर्स्ट पोजीशन पे OH, सेकंड पोजीशन पे CH3 का होल थ्राइस, और थर्ड छोड़ के फोर्थ पे आपका OCH3। ये जो समूह है बेटा बेंजीन रिंग पे, इसको छोड़ के जब बेंजीन रिंग पे सिर्फ OCH3 जुड़ा होता है, इसको एनिसॉल कहते हैं। तो ये भी जो है एक अच्छा प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी कृत्रिम मधुरक की। क्या होते हैं कृत्रिम मधुरक? ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन को रोचक बनाते हैं, परंतु आंतरिक कैलोरी को नहीं बढ़ाते हैं तथा रक्त शक्कर स्तर को भी नहीं बढ़ने देते हैं। मोस्टली आजकल सारे जो लोग हैं वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, यानी आपकी जो है डायबिटीज़ सबको ही होती है, और डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए शक्कर जो है विष के समान होती है। तो शक्कर के बदले जिन कृत्रिम चीज़ों का हम उपयोग करते हैं उनको ही कृत्रिम मधुरक कहा जाता है। तो ये भोजन को रोचक बनाते हैं लेकिन कैलोरी का मान नहीं बढ़ाते हैं और रक्त में शुगर की मात्रा को भी बढ़ने नहीं देते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सैकरीन। सैकरीन का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है, लिख रखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की सेकंड पोजीशन से CO जुड़ा है, कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है, और थर्ड पोजीशन से SO2 जुड़ा हुआ है, और दोनों जाके NH पे जुड़ जा रहे हैं। ये सैकरीन का सूत्र है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जरूर पूछा जाता है कि कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं और किसी एक कृत्रिम मधुरक का उदाहरण भी दीजिए। तो सैकरीन ईजी है, आप इसको याद कर लेंगे। और इतना भी ध्यान रखेंगे कि रासायनिक रूप से जो सैकरीन है वो ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड होती है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, और नॉर्मल शुगर से ये 550 गुना अधिक मीठी होती है। मीठी होती है लेकिन ये जो है कैलोरी मान को बढ़ने नहीं देती है और रक्त में शक्कर की मात्रा को भी बढ़ने नहीं देती है। इनके अलावा स्पार्टेम, एलिटेम तथा सुक्रोलोज भी कृत्रिम मधुरक के अन्य उदाहरण हैं। इसके बाद आता है आपका खाद्य परिरक्षक।
तो बच्चों, खाद्य परिरक्षक के मैं आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। खाद्य परिरक्षक हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। इन सारे टॉपिक्स को आप अपनी कॉपी में अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में नोट करेंगे और याद भी करेंगे। ओके, थैंक यू।